नाज़रीन, कुछ दिन पहले शहबाज गिल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि जिन्हें उस्मान बुज़दार साहब की शक्ल पसंद नहीं वो घर चले जाएं और वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमने देखा कि उस शहबाज गिल साहब भी उसके बाद मुस्ताफ़ी भी हो जाते हैं, उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया जाता है। और सिर्फ शहबाज गिल साहब ही नहीं, ओन चौधरी साहब को भी फैसला होता है कि ओन चौधरी साहब को भी हटा दिया जाएगा। हमारे ज़राए हमें ये भी बताते हैं कि पंजाब काबीना में भी आने वाले दिनों में रद्दोबदल मुतवक्के है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब कुछ दिन के बाद कुछ वुज़रा को घर भेज देंगे और कुछ वुज़रा के महकमे जो हैं वो तब्दील कर दिए जाएंगे। और इसकी वजह ये सामने आई है कि पंजाब हुकूमत को खासी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कई वुज़रा की जो कारकर्दगी है वो अच्छी नहीं है। इस हवाले से आपको एक क्लिप दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। जनाब, गुफ्तगू आपने सुनी। लगारी साहब, आपको लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कानों के इतने कच्चे हैं कि कोई भी बात पहले जो उनके कान में डाल देता है वो उसकी बात मान लेते हैं? उससे ज़्यादा दिलचस्प बात और की है भट्टी साहब ने कि ये वाटरलू है पंजाब। अच्छा। अब ये नहीं बताया उन्होंने कि वाटरलू किसके लिए है और पानीपत है, ये दोनों बड़ी अहम जगह हैं। बिल्कुल। वाटरलू में नेपोलियन को शिकस्त हुई थी और नेपोलियन गिरफ्तार हो गया था और उसको यूके ले गए थे और वहाँ पर ही उसका इंतकाल हुआ था। पानीपत में क्या हुआ कि पानीपत में मुगलिया सल्तनत को दफन किया गया अमली तौर पर कि वहाँ पर अब्दाली ने जाकर अटैक किया और इतना बड़ा सख्त किस्म का हमला था कि फिर उसके बाद मुगलिया सल्तनत जो है वो खड़ी नहीं हो सकी। तो क्या ये वाटरलू अगर है तो पीटीआई का वाटरलू है पंजाब, और अगर ये पानीपत है तो पीटीआई का पानीपत है। इस हद तक तो ये ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये क्या सफाइयाँ देनी है कि जनाब खुद तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही कमाल के हैं, उनके अंदर ये खूबियाँ हैं, ये खूबियाँ हैं, ईमानदार हैं, दयानतदार हैं, मेहनती हैं, फुलाएँ। भाई कुछ नहीं, असल बात यह है कि हर आदमी अपनी टीम से पहचाना जाता है। इमरान खान की क्या खूबी थी? इमरान खान मैनेजर अच्छे थे, खिलाड़ी और भी बहुत अच्छे थे। जावेद मियाँदाद बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, वसीम अकरम बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, उनके साथ जो इंतज़ाम थे वो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, खिलाड़ी और भी अच्छे थे। ये इंतज़ाम उसकी टीम का इंतज़ाम अच्छा रखते थे, ये कप्तान अच्छे थे। अब यहाँ कप्तान अच्छे साबित नहीं हुए 1.5 साल। ये क्या बात हुई? जहांगीर तरीन पर तो वही मामला है ना जो मामला नवाज शरीफ का है, वो तो उनकी टीम के असल कप्तान तो वही हैं। इस तरह से खुसरो बख्तियार है, उन पर जितने इल्ज़ाम हैं, जो लोग गिरफ्तार हैं उन पर वही इल्ज़ाम हैं, जो लोग अभी जेलों में सड़ रहे हैं वही इल्ज़ाम तो इमरान खान के साथ बैठे हुए खुद इमरान खान पर हैं, वही इल्ज़ाम। आप कहते हैं वो तो बहुत साफ़ हैं, बहुत शफाफ हैं, बहुत ही कमाल है, ऐसे साबुन से धुले हुए हैं और बड़े शफाफ किस्म के। तो इस तरह की बातें ठीक नहीं होती हैं। लेकिन लगाई साहब, पंजाब की काबीना में मुसलसल उखाड़ पिचाड़ से गवर्नेंस के मसाइल तो बढ़ेंगे ना, तो तहरीक इंसाफ को क्या इस बात की समझ नहीं आ रही कि काम कौन करेगा? नहीं, ऐसे लोगों का तो जाना अच्छा था जो शहबाज गिल जैसे लोग थे, जो अपने आप को समझ रहे थे कि असल वज़ीर आला हम हैं और सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हम हैं। वो सरकारी अफसरान को बुलाकर धमकियाँ देना, ख़वातीन अफसरान को बुलाकर उन्हें तड़ियाँ देना और अपने आप को ये समझना कि मैं इस सूबे का मालिक हूँ। अगले रोज़ उन्हें जाना पड़ा था। ये हुआ, उन्होंने बुलाया, अफसरान को धमकियाँ दी, फिर अगले रोज़ उनको जाना पड़ गया। और वो अपने आप को समझते थे कि मेरे कंधे पर जो है सारा वज़न जो है पंजाब गवर्नमेंट का मेरे कंधों पर रखा हुआ है, और समझते थे कि उस्मान बुज़दार को मैं चला रहा हूँ। वरना उस्मान बुज़दार चलने वाली चीज़ नहीं है। उस्मान बुज़दार तो अब चलेंगे जब शहबाज गिल से जान छूटी है। आगे देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन लगाई साहब, आपको लगता है कि पंजाब के सिस्टम में इतनी बुराइयां मौजूद हैं कि उसे ठीक करते करते सब खुद ही पीछे हट जाएंगे? नहीं, सिस्टम में तो खराबियां हमेशा से हैं। पंजाब को एक एज है, पंजाब को अब से नहीं है। पिछले जब से सिखों ने कब्ज़ा किया था पंजाब पर, तब से पंजाब का ये एज रहा है कि दीगर इलाकों की खुशहाली को अपने नाम करके पंजाब का जो सेंट्रल पंजाब का इलाका है वो खुशहाल रहता है। और ये जो उस्मान बुज़दार हैं उनका असल कसूर ये है कि उन्होंने 35% बजट सराइकी बेल्ट के लिए मुख्तस किया, उन इलाकों के लिए जहाँ वो सूबा बनाना चाहते हैं, और कुछ वहाँ डिलीवरी के लिए बारे में सोचा है उन्होंने। तो अब जाहिर है कि जो लोग ले जाते थे, एलोकेशन होती थी सेंट्रल पंजाब के लिए, मुल्तान के लिए, डरागादी खान के लिए, राजनपुर के लिए, लिया के लिए, बावलपुर के लिए, बावल नगर के लिए, बक्कर के लिए और विहाड़ी के लिए, इन इलाकों के लिए वो होता था, मुजफ्फरगढ़ के लिए, इन इलाकों के लिए होता था कि कुछ बजट रखा जाता था। उसके बाद वो सारा बजट उठाकर शिफ्ट कर दिया जाता था सेंट्रल पंजाब में।
अब चूँकि ये है कि इस बात को लिहाज रखना पड़ेगा कि उस्मान बुज़दार चाहेंगे कि वो रकम वहाँ इस्तेमाल हो, इसलिए उस्मान बुज़दार से थोड़ा सा नाराज़गियाँ और खफगी इस बात पर है। असल बात ये है। लेकिन ठीक है, हमें अपने अगले क्लिप की जानिब नाज़रीन बढ़ना है। वफाकी वज़ीर उमर अयूब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने IPPs के बारे में कुछ बातें की और बताया कि ये माफिया बहुत मजबूत है। मजीद उन्होंने कुछ मालूमात भी दी। इस हवाले से आपको क्लिप दिखाते हैं। ये कॉर्पोरेट माफिया है और ये माफिया बहुत मजबूत है। लगारी साहब, क्या वाकई IPPs जो हैं वो इतना असर रखती हैं कि हुकूमत भी उनसे डर रही है? ऐसा क्यों? आपने देखा नहीं ये इशू कौन सा है? ये वो इशू है जिसमें इनको 3 खरब रुपए के कर्जे उनके जो वसूलियाँ उनको माफ़ करने के लिए सदर मुमलिकत से आर्डीनेंस जारी करवाया गया। फिर वो आर्डीनेंस वापस हुआ पब्लिक प्रेशर की वजह से। अब उनकी वकालत हो रही है कि भाई वो तो देना होगा, हमें आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करना होगा, उनको तो वो पैसे देने होंगे। अगरचे वसूलियाँ हो चुकी हैं फिर राइट ऑफ कर देना होगा, उनके जो हैं वो माफ़ कर देने होंगे ताकि वो भी खा जाएं, सब कुछ उनके उसमें चला जाए। पब्लिक से ले लिया आपने बिलों में शामिल कर लिया। आपने महंगाई कर ली, इनकी कीमतें बढ़ा ली, आपने गैस की कीमतें बढ़ाई, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, आपने सारा कुछ बढ़ाया और इनको आपने सब कुछ दे भी दिया, इन्होंने वसूलियाँ भी कर ली। उसके बाद अब इन्होंने जो कोई डिलीवर करना था उससे पहले कहा कि नहीं सब कुछ माफ़ करो, पहले आर्डीनेंस जारी कराया गया। फिर मालूम हुआ कि ये तो बड़ा तूफान खड़ा हो गया है, इस तो पूरी सोसाइटी नाराज़ हो गई है। अब ये उस मामले पर धमकियाँ देने आए हैं कि जनाब ये तो बड़े ताकतवर लोग हैं और बड़े ऐसे लोग हैं, हमें आउटसाइड ऑफ द कोर्ट जाकर कोई सेटलमेंट कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन लगाई साहब, आपको लगता है कि निज़ाम में इतनी बड़ी बड़ी खराबियाँ मौजूद हैं कि हुकूमत को कॉर्पोरेट माफिया से ख़तरात हैं, डरने की ज़रूरत है? ऐसा होता है दुनिया भर में हुकूमतें, असल तो हुक्मरानी कॉर्पोरेट माफिया की ही होती है। अच्छा। और वही तमाम मामलात को देखते होते हैं। बड़े बड़े जो हमें नज़र आ रहे हैं कि ताकतवर हुक्मरान हैं, असल ताकतवर हुक्मरानों के पीछे इसी तरह के कॉर्पोरेट सेक्टर खड़ा होता है और वो उनको कर रहा होता है। पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर कमज़ोर है, इसलिए हमारा सिस्टम कमज़ोर है, इसलिए हमारी जमहूरियत कमज़ोर है, इसलिए हमारे सियासतदान कमज़ोर हैं और वो कहीं डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। और जहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर मजबूत है, उसके मुनाफे जारी हैं, उनका कारोबार चल रहा है, वहाँ अमेरिका बन जाता है, वो दुनिया का बड़ा मुल्क बन जाता है और उसके अंदर इकनॉमी स्ट्रांग हो जाती है। यही हुआ इंडिया में। क्या हो रहा है, बड़े बड़े बिलीनियर्स आए रोज़ बड़े बड़े बिलीनियर्स बन रहे हैं। फलां अरबपति हो गया, फलां अरबपति हो गया। 60 अरब से भी ज़्यादा जो है वो खर्चा होता है एक अंबानी की या मित्तल की बच्चों की शादी में। और वो जो है बार्सिलोना में एक महल वो लिया जाता है किराए पर और 2 दिन का किराया इतना है कि हमारी पूरे एक सूबे का जो है वो तरक्याती बजट जो है उससे कम होता है। अच्छा। तो इस तरह की सूरत हाल होती है। तो जाहिर है कि ये कॉरपोरेशंस, ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है खासा मजबूत होता है। ठीक है, मकबूजा कश्मीर की नाज़रीन है। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू के नफाज का आज 42वां रोज़ है और 80 लाख से ज़ायद कश्मीरी अपने घरों में कैद हैं। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया है, इंटरनेट बंद है, मोबाइल फ़ोन्स बंद हैं, रेडियो बंद है, सब कुछ बंद है और दुनिया भर का जो मीडिया है वो इस बात पर चीख रहा है, चिल्ला रहा है। लेकिन भारत को माफ़ कीजिएगा, भारत जो है उसके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। इस हवाले से आपको क्लिप दिखाते हैं। सलामती कौंसिल ने अब तक अमली तौर पर कोई इकदाम नहीं उठाए हैं। लगारी साहब, कश्मीर पर आलमी सतह पर हुक्मरानों का और जो आम आवाम है उनका रवैया अलग अलग है। अवामी सतह पर तो बहुत ज़्यादा मुजाहरे हो रहे हैं लेकिन हुक्मरान खामोश बैठे हैं। ऐसी सूरत हाल में किस तरह से ये मसला हल होगा? देखिए, असल बात यह है कि हुक्मरानों के कान पर जूं रेंगनी चाहिए। हुक्मरानों को ये एहसास करना चाहिए। अगर वो ये एहसास नहीं करेंगे तो हादसात जन्म लेंगे और बड़े सानिहात हो सकते हैं। क्या हुआ था, मैंने पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ किया था कि हुक्मरान तबकात जो हैं वो ये समझते हैं कि अवाम लाखों की तादाद में निकलें, करोड़ों की तादाद में निकलें, कोई भी एहतजाज करें, मगर वो बेज़ुबान लोग हैं। असल ताकत इक़्तिदार के पास होती है, असल ताकत जो है वो इदारों के पास होती है, हुकूमती इदारों के पास होती है और वो अपने आप को समझते हैं कि जी हम ही ताकतवर हैं। पाकिस्तान को और ताकतवर क्यों होते हैं कि उनकी मैशतें कमज़ोर नहीं होती हैं। हम कमज़ोर मैशत के साथ बैठे हुए हैं। हमारी बहुत सी चीज़ होगी, शानदार होगी। देखिए, हम बहुत सी चीज़ों में बहुत आगे हैं। हम दुनिया के अगर 10-15 बड़ी आर्मीज़ को देखा जाए तो मालूम होगा कि हम कनाडा की आर्मी से भी बड़ी आर्मी है, हमारी जो है ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ी आर्मी है, हमारी दुनिया के कई यूरोपीय ममालिक से भी बड़ी आर्मी है। लेकिन मैशत तो आर्मी
की वजह से मजबूत नहीं होगी, मैशत तो माशी सरगर्मियों की वजह से मजबूत होगी। तो हमें उस तरफ भी तवज्जो देना चाहिए ताकि हमारी कोई बात सुनने वाला हो। अब दुनिया में हमारी बात सुनने वाला है कौन? कौन हमारी बात को सुन रहा है? ये इतना बड़ा तारीख की इतनी बड़ी सच्चाई है कि 1 करोड़ इंसान 1 महीने से ज़्यादा अरसे से अपने घरों में कैद कर दिए गए और कैद खाने में बदल दिया गया है पूरी एक इस रियासत को और पूरे खित्ते को, लद्दाख को, जम्मू को, कश्मीर को, इन तो मकबूजा कश्मीर, ये सारे का सारा मकबूजा लद्दाख, मकबूजा कश्मीर, मकबूजा जम्मू, ये सारे इलाके जो हैं वो कैदी बने हुए हैं और वो जो है बाकायदा अमलन जेल में हैं। लेकिन आलमी बिरादरी खामोश है। आलमी बिरादरी को तो मोदी के से पींगे बढ़ानी है, उनके साथ तिजारत करनी है, उसके साथ धंधा करना है, उसकी मार्केट में जाना है, इसलिए वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को कंसिस्टेंसी के साथ इसे फॉलो करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है।